फिल्म की शुरुआत 1929 से होती है, जब हम एक टेप रिकॉर्डर में एक लड़की को देखते हैं। यह लड़की अपने हाथ में एक क्रॉस लेती है और उसे आसमान की ओर इशारा करती है। वह प्रार्थना भी कर रही थी। ऐसा होते ही अंधकार से प्रकाश आ गया, क्योंकि पहले सूर्य ग्रहण लगा था। अब क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था, हर कोई उसे अपने लिए उद्धारकर्ता मानने लगा। वे आशा भरी निगाहों से लड़की की ओर देखते हैं। उसके करीब आओ था। इसके बाद 10 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। ये 1939 का समय है। हम नार्सिसा नाम की एक बहन को देखते हैं जो अपने सामान के साथ चर्च में आती है। वह देखती है कि चर्च पर बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। फिर एक और नन बहन जो यहाँ की प्रमुख नन थी, नार्सिसा को अंदर ले गया। वह कहती है कि युद्ध के बाद जब यहाँ शांति और सुकून था, चर्च के पुराने लोग ये स्थान छोड़ चुके थे। बूढ़ों के बीच वहाँ केवल मैं, एक बहन और मदर सुपीरियर हैं। अब इस चर्च को गरीब बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल में बदल दिया गया है। यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ने और रहने आते हैं। अब नार्सिसा की मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है, जो इस स्कूल और हॉस्टल को चला रहा है। नार्सिसा इस कमरे में उसी लड़की की तस्वीर देखती है जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सिस्टर नार्सिसा थीं। उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि नार्सिसा यहाँ बच्चों को पढ़ाने आई है, क्योंकि हाल ही में एक बहन ने स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन वह अचानक कहाँ चली गई, ये किसी को नहीं पता था। अब नार्सिसा को एक कमरा दिया गया है जहाँ वह अपना सामान रखती है, लेकिन उसका सूटकेस आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने जांच की तो वहाँ एक बक्सा पड़ा हुआ था। जब उसने उसे खोला, वहाँ एक पत्र, एक बहन की तस्वीर और एक कैंची थी। तस्वीर में इस बहन का नाम भी था, जो सोकोरो है। उसकी तस्वीर हाथ में लेकर नार्सिसा सिस्टर सोकोरो का नाम लेती है। ऐसा होते ही उसके सामने वाली कुर्सी हिलने लगती है, जो आवाज के साथ नीचे गिरती है। तभी दरवाजे के बाहर कोई जोर जोर से पीटने लगता है। हालांकि नार्सिसा दरवाजा खोलती है और देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, उसे अपने कमरे के सामने की दीवार पर एक निशान दिखता है जो पहले नहीं था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में आ जाती है। वह बच्चों को सबसे पहले अपने बारे में बताती है और ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखना शुरू कर देती है। और अब जैसे ही नार्सिसा ने अपना नाम लिखा, सभी बच्चे डरने लगे। वे कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। एक लड़की रोजा इतनी डरी हुई है कि उसका मल बाहर आ जाता है। कक्षा के बाद नार्सिसा रोजा के पास आती है और पूछती है कि जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो फिर आप और सभी बच्चे क्यों डरे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि रोजा कुछ कह पाती, उसकी जुड़वा बहन ने रोजा को बताने से इनकार कर दिया कि उसने नार्सिसा को कुछ नहीं बताया। अब जब नार्सिसा अपने कमरे में आई, उसने दीवार पर वह निशान देखा जो पहले देखा था। अब थोड़ा और बढ़ गया है। रात को किसी ने वहाँ एक और रेखा खींच दी, लेकिन नार्सिसा अभी भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। बाद में मदर सुपीरियर ने उन्हें एल्बम दिखाया, जिसमें उन सिस्टर्स और नन्नों की तस्वीरें भी थीं, जिनकी वहाँ काम करने के दौरान मौत हो गई। एल्बम में एक तस्वीर गायब थी, जिसे नार्सिसा समझती है। यह गायब तस्वीर अवश्य ही सिस्टर सोकोरो की होगी, जो उसे कमरे में मिला था। वह अपने कमरे में वापस आती है और सिस्टर सोकोरो की तस्वीर देखने लगती है। एक बार फिर कुर्सी चलने लगी और आवाज के साथ नीचे गिर गया। पहले की तरह कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। वह ध्यान से सुनती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसे ऐसा लगने लगा किसी गलती से मेरे साथ ऐसा हो रहा होगा। इसलिए वह खुद को पीटने लगी, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा माना जाता है, यदि आप अपने आप को मारते और सजा देते हैं तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आइए अब उन सभी लड़कियों पर नजर डालें जो अगले कमरे में सो रही थीं। एक लड़की जागती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है, इसीलिए वह रोजा को अपने साथ आने के लिए कहती है। अब रोजा को बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं। वह फिर भी इसे नजरअंदाज करती है और अपनी सहेली के साथ वॉशरूम में आ जाती है। लेकिन यहाँ भी अजीब होने लगा। अचानक पानी का नल अपने आप खुल जाता है। पूरा बाथटब भर गया है। पानी भी जोर जोर से हिलने लगता है, लेकिन अचानक सारा पानी कहीं गायब हो जाता है। तभी रोजा को बाथटब में किसी के कटे हुए बाल मिले। वह बालों को देख रही थी। तभी उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। तभी वह जोर से चिल्लाती है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सिर हिलने लगता है। अब अंदर सो रही लड़कियों में से एक लड़की चिल्लाने लगती है। वह बताती है कि एक लड़की ने नींद में मेरे बाल काट दिए हैं, क्योंकि वहाँ कैंची थी और उसके बाल भी गायब थे। अब क्योंकि रोजा को बाथरूम में इस लड़की के बाल मिले थे, सभी को लगा कि रोजा ने उसके बाल काटे हैं। हालांकि वह रोते हुए मना कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। हेड नन भी उसे खूब पीटती है। अगली सुबह जब नार्सिसा कक्षा में आई, उसने देखा कि रोजा आज कक्षा में नहीं थी। उसे पता चला कि प्रमुख नन सजा के तौर पर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया था। जब नार्सिसा अपनी कोठरी में गई, रोजा उससे कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी मुझे बाथरूम में एक लड़की की आत्मा दिखी। मैंने इसे नहीं देखा। दरअसल तुम्हारे आने से पहले कई लोगों ने आत्माओं की आवाज सुनी और उन्हें देखा जा सका। इसके अलावा हम सभी बच्चों ने दीवार पर वह निशान देखा
जो आपके कमरे के सामने बना हुआ था। जब हमने यह बात उस बहन को बताई जिसके यहाँ आप आए थे, उसने चित्र का एक पैर बनाया और उस अधूरी तस्वीर को पूरा किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह हम सभी को बता सकती थी कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, हालांकि आत्मा यही है। लेकिन जब उस बहन ने चित्र पूरा किया, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर ही लिखा हुआ था। इसके बाद वह गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई, जिनके यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हो। रोजा उससे कहती है कि जब तुम पहले दिन क्लास में आए थे, जब आप ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रहे थे, यही कारण है कि सभी बच्चे डरे हुए थे, क्योंकि एक बार जब किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है, इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु या गायब होना निश्चित है। शाम को जब नार्सिसा वापस आई, उसने देखा कि एक बहन किचन में मोमो जैसी डिश बना रही थी। पूछने पर बहन ने बताया, ये है कल सुबह का बच्चों का नाश्ता। वह नार्सिसा को खाने के लिए एक मोमो भी देती है ताकि वह बता सके कि इसका स्वाद कैसा है। नार्सिसा इसे खाती है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अजीब होता है। और अब अचानक खून और उसके मुंह से वो बात निकलने लगती है जो उसने खाई थी। पता चला कि वह मोमो नहीं बल्कि इंसान की आंखें थीं। ये देखकर नार्सिसा का दिल खराब हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगा और अब जैसे ही वह सामने देखती है, उसे पता चला कि ये आंखें किसी और की नहीं थीं, लेकिन उस बहन की जो अब बिना आंखों के डरावनी लगने लगी थी। उसे ऐसी हालत में देखकर नार्सिसा बुरी तरह डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर वह एक कमरे में भाग गई जहाँ कोई उसके गले और पूरे शरीर को दबाकर जान से मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका चेहरा कपड़ों से ढका हुआ था और कपड़े भी टाइट हो रहे थे। इससे नार्सिसा को बहुत पीड़ा होने लगी, जिससे नार्सिसा की आंखें खुल गईं। ये देखकर उसने राहत की सांस ली कि ये तो बस मेरा एक बुरा सपना था। लेकिन अब जब उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वह निशान अब बड़ा हो गया है, जिसे उसने शुरू से देखा था। निशान में मृत व्यक्ति के अब 2 हाथ और 1 पैर है और अब बस 1 पैर बनाना बाकी रह गया था, जिससे ये तस्वीर पूरी हो जाएगी। खैर, इस बात को फिर से नजरअंदाज करते हुए नार्सिसा बच्चों को पढ़ाने आती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे धीरे धीरे बोलते समय डर लगने लगता है। रोजा इतनी डर गई कि वह तुरंत उठकर वहाँ से भाग गई। तभी नार्सिसा उसे देखती है। अब रोजा का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन वह यहाँ से सीधे रोजा आ गई ताकि वह उसे संभाल सके। नार्सिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। रोते हुए रोजा उसे बताती है कि एक लड़की की आत्मा अब मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है। नार्सिसा को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। फिर उसने रोजा का हाथ पकड़ लिया और चित्र का अंतिम चरण बनाकर चित्र को पूरा करता है, ताकि वह उसे पिछली बहन की तरह बता सके कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। लेकिन अचानक रोजा फिर डर गई। वह नार्सिसा से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, लेकिन अब वह एक बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक डरावनी महिला है। जैसे ही नार्सिसा ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो रोजा गायब हो जाती है। नार्सिसा बहुत डर गई। वह और रोजा की जुड़वा बहन उसे हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। डर के मारे नार्सिसा ने प्रमुख नन को बताया कि रोजा गायब हो गई है और वह नार्सिसा को डांटने लगती है। वह उस पर बहुत गुस्सा हुई। उसने उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रमुख नन नहीं चाहती थी यहाँ क्या हो रहा था इसके बारे में जानने के लिए नार्सिसा। लेकिन नार्सिसा रोजा को ढूंढते हुए एक छोटे से कमरे में आ गई, लेकिन वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकी क्योंकि कोई उसे दरवाजा बंद करके बंद कर देता है। फिर उसे अपने सामने बहुत सारी आंखें दिखाई देने लगती हैं और बहुत सारे हाथ पीछे से आते हैं और नार्सिसा को पकड़ लेते हैं। वे उसे डराने और मारने की कोशिश करते हैं। नार्सिसा यीशु का नाम लेकर यहाँ से भाग जाती है। तभी वह अपने सामने रोजा की लाश देखती है। वह बहुत दुखी है, जिसके बाद वह रोजा को दफनाने की तैयारी करने लगती है। नार्सिसा बहुत रो रही थी। फिर वह दुखी मन से स्कूल छोड़ देती है। अब जैसे ही वह सूर्य को देखती है, सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उनके साथ बचपन में हुआ था, ऐसे ही एक बार फिर यहाँ अंधेरा पसर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही ग्रहण हट जाता है, एक तेज रोशनी आती है। लेकिन फिर भी वह घुटनों के बल बैठी सूरज की ओर देखती रही। वह 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाती और इसके साथ ही नार्सिसा की आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी वह अंधी थी और आंखें न होते हुए भी वह यहाँ होने वाली हर चीज को देख पा रही थी। यही वह समय था जब युद्ध छिड़ गया। नार्सिसा देखती है कि युद्ध के दौरान इस चर्च में कुछ लुटेरे घुस आए थे। एक लुटेरे ने बेचारी बहन सोकोरो के साथ बहुत गलत काम किया है। यह देखकर नार्सिसा को इतना बुरा लगा कि वह चिल्लाने लगी। चीख सुनकर वर्तमान समय में सभी को पता चल गया कि नार्सिसा की आंखें चली गई, इसलिए वे उसे लाकर कमरे में रख देते हैं। जिसके बाद नार्सिसा फिर से बहन सोकोरो की तस्वीर अपने हाथ में ले लेती है। एक बार फिर वह अतीत के उस समय से जुड़ती है। वह देखने लगी कि उसके बाद क्या हुआ।
डाकू ने सोकोरो के साथ गलत किया था। नार्सिसा देखती है कि उस घटना के बाद बहन सोकोरो की बेटी का जन्म हुआ, लेकिन चर्च का सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए मदर सुपीरियर सोकोरो की बेटी को चर्च के अंदर रखती है। वह उसे कभी बाहर नहीं जाने देती। अपनी यादों में नार्सिसा ये सब देख रही थी। तभी वर्तमान समय में सोकोरो की आत्मा उसके सामने आती है। अब तक नार्सिसा को भी यह बात पता चल चुकी थी पिछले दिनों बहन सोकोरो के साथ कितना अन्याय हुआ था। इसलिए वह दयावश बहन सोकोरो का हाथ पकड़ती है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, नार्सिसा अतीत में सोकोरो के साथ आती है, जहां उसने देखा कि सोकोरो की बेटी बड़ी हो गई है। अब एक दिन उस लड़की को तेज बुखार हो गया, लेकिन मदर सुपीरियर, प्रमुख नन और दूसरी बहन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। वे सोचते हैं कि यदि वह चर्च से बाहर चली गई, सभी को पता चल जाएगा कि यह लड़की बहन सोकोरो और उस डाकू की है। तब चर्च की बहुत बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने सोकोरो को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी बेटी का बुखार ठीक करने का प्रयास करें। वे बाथटब को ठंडे पानी से भरने और लड़की को उसमें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा था। तभी लड़की अपने हाथ पैर हिलाने लगती है, लेकिन इसी बीच लड़की का सिर जोर से टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। अचानक लड़की ने अभिनय करना बंद कर दिया, यानी कि लड़की की जान उनके हाथों ले ली गई। जब सोकोरो को अपनी बेटी की मृत्यु के बारे में पता चला, वह इस दुख को सहन नहीं कर सकी और अपनी जान ले लेती है। और अब अतीत में ये सब होता देख नार्सिसा को बहुत बुरा लग रहा था। वह कमरा खोलती है जहाँ उन तीनों ने सिस्टर सोकोरो को बंद कर दिया था। वह कमरा जो हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और अब जैसे ही कमरा खुलता है, यहाँ दो टाइमलाइन चलने लगती हैं, एक अतीत का और एक वर्तमान का, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कमरा खुलते ही अतीत में उसकी आंखें वहीं खुलती हैं जहाँ सोकोरो का शव लटका हुआ है, और अब उसका शरीर अतीत में घूमने लगा। वहीं वर्तमान में उसकी आत्मा उन तीनों को डराने लगती है, अर्थात श्रेष्ठ माता, प्रमुख भिक्षुणी और बहन, जिन्होंने उसके बच्चे को मार डाला। अतीत में सोकोरो ने एक अजीब तरीके से सिर नन का चेहरा तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही यहाँ मुख्य नन की मृत्यु होती है, वह वर्तमान में भी मर जाती है। फिर अतीत में सोकोरो अपनी श्रेष्ठ माँ के पास गया। वह अपना चेहरा पकड़कर बाथटब में गिरा देती है। इसी प्रकार जैसे ही पूर्व में माता श्रेष्ठ की मृत्यु हो जाती है, वह वर्तमान में भी मारी जाती है, और फिर सोकोरो तीसरी बहन को भी मार देता है। अब इस तरह सोकोरो ने उन तीनों को मार डाला और अपनी बेटी का बदला लिया। और जो कुर्सी नार्सिसा के कमरे में बार बार गिर रही, वास्तव में सोकोरो उसे एक संकेत देने की कोशिश कर रहा था। वहीं रोजा को अपनी बेटी की आत्मा नजर आती थी। विद्यालय में पूर्ण शांति एवं सौहार्द है, यानी सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल ठीक था। यह विद्यालय हर प्रकार से सुरक्षित था, क्योंकि जैसे ही बदला पूरा हुआ, अर्थात श्रेष्ठ माता और प्रमुख नन की मृत्यु के बाद, किसी ने वह चिन्ह नहीं देखा, न ही सोकोरो और उसकी बेटी की आत्मा ने। और अब सीन यहाँ से हटकर 40 साल बाद सामने आया है, यानी 1900